स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स को छोड़कर बिल्कुल उसकी यूएसपी, स्टॉक की यूएसपी को ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स उस सब चीज़ों को काउंट तो कर रहा है लेकिन सिर्फ फेयर पिक्चर आपके सामने नहीं होगी। तो ये आपको जरूर ध्यान देना होगा। इससे अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं आज के पहले टॉप गेनर कौन कौन से हैं। उसके बाद आपको आज एक सुपर स्टॉक बताएंगे जो हमारे सीरीज चल रही है। मार्केट गैलेक्सी के शेयर आपके सामने रखेंगे। एक एक्सक्लूसिव खबर है हिंडाल्को के रिगार्डिंग, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही आप डीलर रूम बस भी है, ऐसे स्टॉक्स जिन पे डीलर्स की एक्टिविटीज काफ़ी तेजी से बढ़ी है, ये आपके सामने रखेंगे। और शेखर जलाना आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आपको बताएंगे जो आपने सवाल भेजे उनके जवाब क्या है, साथ ही उनकी आज की ट्रेडिंग पिक भी आपके सामने रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से पहले ये देख लेते हैं आज का डीलर रूम बस क्या है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनके साथ गतिविधियां काफ़ी तेजी से बढ़ी है और डीलर्स की तरफ से एकोमोडेशन या फिर सेलिंग यहाँ पे बढ़ा है। आसिफ बताएं वो सभी शेयर। सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा कॉप पर बात करेंगे जहाँ पर डीलर्स काफी पॉजिटिव है डेल्टा कॉप को लेकर के और लगातार तीसरे हफ्ते इसमें इस काउंटर पर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है और डीलर्स मानते हैं कि जो Q3 होगा डेल्टा कॉप का वो काफी बेहतर देखने के लिए मिल सकता है, खासतौर पर फेस्टिव सीजन और जहाँ पर कैसीनो और गेमिंग एक्टिविटी में काफी बढ़त देखने के लिए मिलता है, उसका फायदा डेल्टा कॉप को यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो Q3 अर्निंग आने वाला काफी बेहतर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। डेल्टा कॉप पर नजर बना के चले, साथ में औरो फार्मा के काउंटर पर भी यहाँ पर नजर रखेंगे जहाँ पर एक री रेटिंग इस स्टॉक का होता हुआ दिखा है। अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर एक मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर बिल्ड हुआ है और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे अपसाइड और भी देखने के लिए मिल सकता है। 275 इसका ऑल टाइम हाई है जो ये क्रॉस कर सकता है, ऐसा डीलर्स मानते हैं। तो और फार्मा पे भी नजर रखें यहाँ पे फर्दर अपसाइड के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर भी आप खरीदारी करें, यहाँ पे माफिया डीलर्स यहाँ पे पॉजिटिव है इंडिया बुल्स हाउसिंग पर, खासतौर पर कल के सत्र में 212 और 217 पर ह्यूज वॉल्यूम इस काउंटर पर बिल्ड होता हुआ दिखा और एक एक्यूमुलेशन आता हुआ दिखा था और यहाँ पर डीलर्स एक पॉजिटिव बेट लगा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग पे और डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 235 से 240 का जो स्तर है वो जल्द इस काउंटर पे आता हुआ दिख सकता है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे आप नजर रखें क्योंकि यहाँ पर डीलर्स एक पॉजिटिव बेट लगाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ एक शेयर हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और मार्केट्स के अंदर जो सेल ऑफ लॉस में पहला जो एक सपोर्ट निफ्टी पर मिल सकता है वो 6120 का है। हालांकि एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट 6020 होगा और सेंसेक्स के लिहाज से ये 20,500 का बनता है और बाद में थोड़ा डीप है तो 20,250 भी होगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देके आज का शेयर्स पे ध्यान देना है। चलिए शेखर से पहले ही समझ लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स पर उनका व्यू क्या है, बाद में बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए चलेंगे और सीरीज के तहत आपको बताते चलेंगे कुछ एक फायदे के सौदे। शेखर ओवरऑल मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में जिनके पास अब तक कोई भी सौदा नहीं है, कोई भी ट्रेड नहीं है, वो इंडेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं उनकी रणनीति क्या है? देखिए अगर मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स का ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। एक प्राइस करेक्शन थोड़ा सा आया जो कि एक्सपेक्टेड था। प्राइस करेक्शन के साथ साथ हो सकता है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के लिए एक टाइम करेक्शन भी हो, बट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फेज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर अभी तक नहीं करा है तो। कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जिसकी वजह से अपने फ्रंट लाइन निफ्टी एंड सेंसेक्स ऊपर गए हैं, बट और बहुत से सेक्टर्स हैं जो अभी पीछे रह गए हैं, उसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप देख सकते हैं, इसके अलावा रिलायंस एक ऐसा देख सकते हैं जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में पार्टिसिपेट करेगा और निफ्टी और सेंसेक्स में आपने को अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव लगता है। एक छोटा सा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन की उम्मीद जरूर थी जो कि अभी चल रहा है, बट एक कंसोलिडेशन फेज है और बाजार ठीक रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट से इस सवाल का सिलसिला उसको शुरू करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ सकते हैं एक बार फिर से समझ लें। स्ट्रेटजी कीवर्ड है इस कार्यक्रम का। जब भी आप सवाल भेजें ये शब्द को जरूर आगे लिखें और 5757 पर SMS कर दें। और अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। स्ट्रेटजी कीवर्ड लिखें, बाद में सुझाव लिखें और 575 पे भेज दीजिए। आपने अगर कोई सौदा ले रखा है उस पर रणनीति समझना चाहते हैं या फिर अब तक कुछ नहीं लिया ये जानना चाहते हैं कौन सी शेयर को प्लस करना है और किसको करना है शॉर्ट, पूछिए अपने सवाल, जानिए एक्सपर्ट्स की राय। जयमीन शाह अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं पहला सवाल पूछने के लिए। शाह साहब नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अराउंड 8 महीने पहले क्रॉम्पटन बेसिस खरीदा हुआ है। अच्छा, 200 शेयर 135 के रेट से। ठीक है, ठीक है, अभी अराउंड 106 105 का रेट चल रहा है मार्केट में। ठीक है, और वो रिसेंटली तो बहुत डाउन हो चुका था, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड आई स्विच ओवर और शुड आई कंटिन्यू टू होल्ड? ठीक है, ठीक है, बेहतर सवाल है आपका। खैर आपने वो सारा फेस भी देखा है जिस समय
क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ बुरी खबरों का पूरी तरह से तांता लगा हुआ था, एक बार एक बुरी खबरें आ रही थी और काउंटर लगातार टूट भी रहा था। खैर अब तो ये वापस 100 के यानी ट्रिपल डिजिट में आ चुका है। शेखर क्या करना चाहिए? 135 की इनकी खरीद है, अभी 108 110 की रेंज में रुका हुआ है। आज इसके रिजल्ट्स भी हैं और क्रॉम्पटन पे आपका व्यू क्या है? रिजल्ट तो ठीक ठाक आने की उम्मीद है आज। देखिए, अगर कैपिटल गुड्स सेक्टर एज अ होल की ही बात करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है इस सेक्टर के ऊपर। बट हाँ, अगर क्रॉम्पटन की स्पेसिफिकली बात करें, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें, तो इस सेक्टर ने इस स्टॉक ने ज़रूर एक अप ट्रेंड अपना बनाया हुआ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर ये 102 रुपये के लेवल को दोबारा ब्रीच नहीं करता है नीचे की तरफ, तो इसमें अगला लेवल इसके जो ऑलमोस्ट नियर हाइज हैं वो 120 122 रुपीज़ के आसपास वो बनेंगे। और उसके बाद अगर क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद देखी जा सकती है। बट फंडामेंटल नज़रिए से अगर हम देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे। इसको एक ट्रेडिंग कॉल लेके जहाँ पे भी आपको एक एग्जिट का मौका मिले, यहाँ से 10-15-20 रुपए ऊपर एक एग्जिट की स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर आप कैपिटल गुड्स में ही बने रहना चाहते हैं तो मेरा पिक रहेगा L&T। आप L&T के अंदर बैठ करें, काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे है, काफी अच्छे रेट्स के ऊपर है, जहां से हमको यहाँ से अगर 1 साल का व्यू ले तो करीब 18% के आसपास का रिटर्न इस लेवल से मिलना चाहिए। क्रॉम्पटन को मैं एक ट्रेडिंग कॉल की तरह ही देखूंगा और इस ट्रेडिंग रैली के अंदर मैं एक एग्जिट की ही सलाह दूंगा। मैं करके बताता हूं सर आपको। आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया आज का सुपर स्टॉक चलने का। तब भी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, थोड़ा डिफेंसिव भी है। और अब तक का स्ट्रक्चर ने ये शो भी किया है कि काउंटर की अपनी यूएसपी है कि बाजार अगर कमज़ोर भी होगा तो अपनी हिम्मत से स्टॉक खड़ा रह सकता है और चल सकता है। और जो कुछ एक रीजंस आपको अंकित ने बताया कि इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो कल के स्टॉक पर नज़र रखें, इसमें खरीदारी के लक्ष्य काफ़ी ऊपर के दिए गए हैं। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज का सुपर स्टॉक इफ्का लैब है। राजेंद्र प्रसाद रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं अपने सवाल पूछने के लिए। राजेंद्र जी नमस्ते, अपने सवाल पूछिए सर। आप मेरे को सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। ठीक, अपने सवाल पूछिए अब आप। जी, मेरा सवाल ये है, मैं डीलर से खरीदा था 200 अच्छा 140 में 12/8/2013 को। ठीक है, ठीक है। आप क्या पता करना चाहते हैं? अब आप पता क्या करना चाहते हैं इसके बारे में आप? ये मैं 6 मंथ के लिए खरीदा था सर। ठीक है, आपने 8वें महीने में खरीदा है, अभी 11वां महीना शुरू हो गया, 3 महीने तो पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट आपको। अब आप चाहते हैं कि 6 महीने के हिसाब से टारगेट मिले। इसमें मैं आगे के 3 महीने और समझ रहा हूँ कि आपको टारगेट के हिसाब से क्या लेवल मिल सकते हैं। शेखर एक बार टाइम छोड़कर लेवल के हिसाब से हम लौट आते हैं वापस। 140 की खरीद है, 150 का इनका प्राइस आ रहा है, 10 रुपये तो प्रॉफिट में पहले से ही है। अभी स्ट्रेटजी यही रखी जाए कि जब तक बाजार ठीक ठाक है, जैसे आप भी बता रहे थे कि टाइमली और थोड़ी प्राइस करेक्शन है, ये कंप्लीट होने पर फिर से चलेगा, तो 140 135 ताकि इनको लॉस भी ज़्यादा ना हो, इस रेंज में एक स्टॉप लॉस रख लें और बने रहें। कुछ खास परेशानी तो नहीं है? देखिए, अगर डीएलएफ की बात करें तो बहुत अच्छा फंडामेंटल प्ले है इन लेवल्स के ऊपर, बट टेक्निकली चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक दिखता है। अगर हम अगले सिर्फ 3 महीने की बात कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो 155 रुपये और 165 रुपये के, ये 2 मेजर रेजिस्टेंस हैं स्टॉक के अंदर, जिनको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि अगर 3 महीने का ही आपका नजरिया है तो इसको 155 रुपये के आसपास आप एग्जिट करके इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो कि चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है। जो 65 रुपये के लेवल के आसपास है इस समय, नेक्स्ट टारगेट जो 82 रुपये 82 से 84 रुपये के बीच में मिलेगा। अदरवाइज डीएलएफ एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल प्ले है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमने देखा भी था उसके डिस्कशन शुरू होने के बाद, और उसका एक अल्टीमेटली फायदा भी इसको मिलेगा। बट थोड़ा सा उसमें नजरिया आपका 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए। अगर आप टेक्निकली देखें 3 महीने के नजरिए से देखें तो फिर 155 रुपये का आप रेजिस्टेंस मान के वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 135 के नीचे काउंटर बहुत वीक हो जाता है। अदरवाइज एक जो सेकंड स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर इमीडिएटली भी स्विच कर सकते हैं, जिसके अंदर बेटर रिटर्न आने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोनों ही रणनीति आपके सामने रखती है। आप चाहे तो स्विच करना चाहें तो इससे निकल के इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जा सकते हैं। शेखर का मानना है कि वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, समय देंगे तो आप। और दूसरा, अगर आप इसी में ही रहना चाहते हैं तो 155 150 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, 155 156 तक की रेंज में अगर बाहर भी आना चाहें तो भले आधे शेयर भी करना चाहें तब भी बेच के आ सकते हैं बाहर, लेकिन 140 135 तक के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें
तो शायद इस स्टॉक में भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दोनों ही रणनीति आपके सामने है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कदम उठा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले आपको बताएं आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पूछिए एक्सपर्ट से कि कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है और कौन से शेयर से फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपने कोई शेयर प्लस कर रखा उस पर रणनीति समझिए, अगर नहीं किया तो कौन से शेयर को खरीदें, किसको बेचें, स्ट्रेटजी कीवर्ड लिखिए, अपना सवाल जोड़िए, 57575 में भेजिए। अभी भी है निफ्टी पर और 100 करीब गिरावट के साथ सेंसेक्स कामकाज करते हैं, लेकिन मिड कैप में कुछ खास प्रभाव नहीं है। अभी सिर्फ एक अंकों का मामूली नुकसान के साथ कामकाज करते, थोड़ी देर पहले तो हरे निशान में दिखाई है। शिखर कुछ एक फ्रंटलाइन स्टॉक्स की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक तो आपका व्यू जानना चाहता हूँ, और दूसरा कल BHEL के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट ने काफ़ी निराश भी किया था, और तो हमने भी उसी खबर के जरिए बताया था कि शायद इसका जो मुनाफा एंटिसिपेटेड है, बाजार में जो उम्मीद है उससे और भी खराब रहेगा, और ठीक वैसा ही हुआ और शेयर टूटा भी। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए एज इन्वेस्टमेंट कॉल, एक तो BHEL और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर BHEL की बात करें तो जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी ही डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसका इम्पैक्ट हमको स्टॉक प्राइस में देखने को भी मिला है, और जिसमें हमने देखा है कि जो रेटिंग्स है वो भी काफ़ी डाउनग्रेड्स हुई हैं। तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि BHEL में कोई मेजर स्पार्क आने वाला है, ये काउंटर साइडवेज रहेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी भी डाउनटर्न में इसमें 115, 120 रुपये इन लेवल्स पे अगर एंट्री मिले तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म प्ले बनता है। कंपनी में जनरल फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, बट हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी को लेके इश्यूज है, रिजल्ट्स को लेके एक इश्यूज है, जो अगले 1-2 क्वार्टर में हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके हिसाब से लोअर लेवल पे बॉटम फिशिंग करना बिल्कुल इसमें जायज़ लगता है। 110-15 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट कॉल बना के चलिए, और उस लेवल के आसपास इसमें करीब 1.5-2 साल का नजरिया लेके इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक काउंटर है जिसपे मेरे को बहुत इन लेवल्स पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और लगता है कि अगली तेज़ी जो अब हम इंडेक्स में देखेंगे जो उसमें रिलायंस काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फंडामेंटली भी देखें तो रिलायंस में जो आपने मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, और उसी बेसिस पे लगता है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल बनती है। अगला टारगेट जो रिलायंस का लगता है यहाँ से करीब 960 से 970 रुपये का लगता है, और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 835 रुपीज़। ठीक है, आपको भी और भी स्टॉक्स बताएंगे। आप हमारे में एक खास पेशकश होगी मार्केट गैलेक्सी, जिसके जरिए शेयर आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अंकित है दिल्ली से। अंकित जी नमस्ते, अपना सवाल पूछे आप। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने HDFC बैंक ले रखे हैं 678 के लेवल पे 100 शेयर्स। ये 678 की खरीद है? हाँ जी, 678 की। ठीक है, ये कब खरीदे आपने? कल परसों खरीदे थे? एक वीक हो गया, एक हफ्ता हो चुका है। ठीक है, हाँ 100 शेयर। तो जब खरीदे थे उसके बाद कभी ये शेयर ऊपर गया था कि तभी से ही नीचे आ रहा है? सर 677 के लेवल तक आया है, 678 तक नहीं आया है। अच्छा ठीक है, एक रुपये से रह गए, चलिए कोई बात नहीं। अब आप क्या पता करना चाहते हैं इसके बारे में? मैं इसकी आगे के लेवल जानना चाहता हूँ, कितना ये जा सकता है या फिर मुझे अभी निकल जाना चाहिए। ठीक है, HDFC बैंक पे शिखर आपकी रिकमेंडेशन चाहता हूँ। 678 की इनकी खरीद है, क्या करनी है? देखिए, HDFC बैंक एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें वो भी बहुत अच्छी है, और अगर नेक्स्ट लेवल देखें तो इसमें 712 रुपये के आसपास का एक लेवल बनता है, और जिसको मुझे लगता है कि स्टॉक को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेना चाहिए। स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा करेक्शन आया है, जैसे ही बाजार रिकवर करेगा मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एज अ फ्रंट रनर बिल्कुल उस चीज़ को बाजार के साथ पार्टिसिपेट करेगा और आउट परफॉर्म करेगा। अगर टेक्निकली अगर आप स्टॉप लॉस मान के चलें तो 640 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर मान के चलिए। उसके नीचे ये काउंटर वीक लगता है, बट जिसकी मुझे संभावना बहुत कम लगती है। इसमें टारगेट यही मान के चलिए कि 700 और 710 के बीच में कहीं भी मिलता है तो वहाँ पे एक एग्जिट करें। स्टॉक में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से ये भी समझ लेते हैं कि आपकी सेंसेक्स की फ्यूचर्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी भी आपको बाय करके ही चलना है, और 21,400 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। स्ट्रेटजी में अभी तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी मार्केट के पास है। पहला तो सेंसेक्स का हमने 20,500 का, 20,250 का, हालांकि नियर बाय
जो स्टॉप लॉस है हमने फिर से 50 पॉइंट से इसको घटाया है, जो कि 650 किया है। ये 850 से घटाते हुए 650 तक आए हैं। सिर्फ 200 पॉइंट का ही हमने गिरावट यहाँ पे रखी है अपने स्टॉप लॉस के अंदर। अदरवाइज किसी तरह की रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए अगर आप हैं तो आप इससे बने रहें। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो कोशिश करें, जो हल्के करेक्शन मिल रहा है इसमें वापस री एंटर किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम रखें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। अगर नियर बाय स्टॉप लॉस तो 20,650, अदरवाइज डीप स्टॉप लॉस 20,250 का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस का एक एक्सक्लूसिव खबर आई, देखते हो खबर क्या है। दीपक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक बताएं खबर क्या और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, खबर तालिबेरा 2 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है और बुरी खबर है इस प्रोजेक्ट के लिए। एनवायरमेंट क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट की रुक गई है। 3 और 4 अक्टूबर को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बैठक हुई थी जिसमें इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया गया था, लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की जो एप्लीकेशन लगाई हुई थी कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया मिनिस्ट्री की कमेटी ने। और साथ ही साथ ये कहा कुछ फ्रेश कंडीशंस लगा दी गई है इस क्लियरेंस को लेकर जिनको कंपनी को पूरा करना होगा। ये हिंडाल्को का ब्लॉक है जो महानदी कोलफील्ड के साथ उनको जॉइंट वेंचर में मिला है और इस ब्लॉक के कारण कंपनी का करीब 24-25 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रुक सकता है, क्योंकि यहाँ से जो कोयला निकलना था वो एल्यूमिनियम प्लांट के कैप्टिव पावर प्लांट के लिए यूज होना था। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर जो सीबीआई ने FIR की है कुमार मंगलम, बिरला और PC पारेख के ऊपर, तो वो यही ब्लॉक है। कंपनी के लिए इस ब्लॉक को लेकर बुरी खबरों का दौर फिलहाल जारी है। एक बार आपसे भी कमेंट में लेना चाहूंगा, हिंडाल्को को लेकर जो ये खबरें लगातार बनी है, नेगेटिव न्यूज फ्लो था, स्टॉक के अंदर भी बिल्कुल नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है, आप इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये हिंडाल्को के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। मुझे लगता है कि ये प्राइसेस में बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। हालांकि मेटल स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और हिंडाल्को उसको पार्टिसिपेट कर रहा था, हर चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही थी, लेकिन ये न्यूज़ हिंडाल्को के बिल्कुल विपक्ष में है और मुझे नहीं लगता कि हिंडाल्को नियर टर्म में कोई तेज़ी दिखा पाएगा। बिल्कुल हिंडाल्को के लिए एक और नेगेटिव खबर, शेखर ने भी इसमें मोहर लगाई और काउंटर ऑलमोस्ट इस समय इंट्राडे लो पे आके कामकाज करते हुए 2 रुपए का जोरदार नुकसान। और जब बाजार के अंदर बिल्कुल स्पेसिफिकली बाइंग हो रही हो उसमें हिंडाल्को जो कि अच्छा कंटेंडर माना जाता है, लेकिन इस खबर के बाद से अब ये भी अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है और 2 रुपए की गिरावट के साथ 114 रुपए पे कामकाज करती है। दीपक, एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पर्यावरण का जो झटका आप बता रहे हैं हमको लगा है, दूसरा कंपनी का अब तक का आपका बयान क्या है, क्या उन्होंने कोई कमेंट किया है, और दूसरी ये इम्पोर्टेंस कितनी रखता है हिंडाल्को, इस ब्लॉक की इम्पोर्टेंस कितनी है हिंडाल्को के लिए? देखिए, इस ब्लॉक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो एल्युमिनियम प्लांट जो कंपनी ने बनाया हुआ है वो लगभग 90% कंप्लीट, जो सरकारी दस्तावेज कंपनी ने जमा कराए हैं उसमें बोलते हैं कि 90% ये कंप्लीट हो चुका है। लिहाजा इस ब्लॉक की बहुत ज़रूरत है एल्युमिनियम प्लांट के लिए। और ये तालिबेरा 1 और 2 दो ब्लॉक जो है जो हिंडाल्को को दिए गए थे, एक महानदी कोलफील्ड के साथ और दूसरा जो तालिबेरा 1 है वो पहले मिल चुका था। इन दोनों का प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दोनों से मिलाकर करीब 10 मिलियन टन का प्रोडक्शन की उम्मीद थी कंपनी को, जिसमें तालिबेरा 2 जो है वो करीब 5 से 6 साल पीछे चला गया है इस कंट्रोवर्सी के बाद। अगर इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंसेस भी मिल जाती है तो भी 5, 6, 7 साल तक लग सकते हैं। तो लिहाजा कंपनी ने जो पावर प्रोडक्शन की उम्मीद लगाई हुई थी इस प्रोजेक्ट के जरिए से और इस कोयले का इस्तेमाल यहाँ पे उसने करना था, वो जो है पूरा का पूरा मोमेंटम एक खराब हो गया है। और कंपनी को अब जो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होगी वो तो या इंपोर्ट के जरिए से करनी होगी या फिर ई ऑक्शन के जरिए से, जो कि कैप्टिव कोल ब्लॉक के मुकाबले कई गुना महंगा होता है। अगर कैप्टिव कोल ब्लॉक 400 रुपए टन के आसपास मिल रहा होता है तो ई ऑक्शन या दूसरे तरीकों से मंगाने पर वो 3000 रुपए टन तक जा सकता है। तो आप कॉस्ट आप समझ सकते हैं। तो कंपनी के लिए बड़ा झटका है, कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है दिन के न्यूनतम स्तरों पर कामकाज करते हुए। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो मुनाफा है वो एस्टीमेट से कम रहा है।
काउंटर रिएक्शन देखिए 4% नीचे आ चुका है। पीएनबी लीड कर रहा था अब तक बैंकिंग स्टॉक्स को, बैंकिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी, लेकिन रिजल्ट ने इसको झंझोड़ा है और यहाँ पे देखिए 4.5% का नुकसान आ चुका है। मुनाफा करीब 50% से आसपास घटा है। बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है बल्कि क्रेडिट क्वालिटी को लेकर भी क्वेश्चन उठे हैं, क्योंकि इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही बढ़ गया साल दर साल के हिसाब से। 4.66 था पिछले साल, जो इस बार बढ़कर 5% से ज्यादा हो गए हैं, और साथ ही 2% के आसपास, 2.5% के आसपास था नेट एनपीए, जो बढ़कर अब 3% हो चुका है। तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए बढ़ गया है, साथ ही इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है 50% श्रिंक कर दी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट क्वालिटी दोनों पे ही क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, और हाथों हाथ इस पे रिएक्शन देखिए आपने नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सिल्की जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ी है और बैंकिंग एनालिस्ट उनसे जुड़े रहते हैं। सिल्की, जिस तरह का रिजल्ट अब तक आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, खासकर सरकारी बैंकों के एनपीएस को लेकर। पी चिदम्बरम ने भी इनफैक्ट इस स्पीच में काफी कंसर्न जताया था कि प्लीज आप एनपीएस को कम कंट्रोल करें। अभी तक कुछ खास मैसेज नहीं निकल के आ रहा बैंक से, क्या करना चाहिए? तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑल फंड्स तो अच्छा नहीं है, मार्जिन की डिक्लाइन हुआ है, और इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो टैक्स बेनिफिट लिया है क्योंकि टैक्स काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन थोड़ा सा एनहांस हुआ। और एसेट क्वालिटी पे एक ही ग्रीन पॉइंट है कि उन्होंने थोड़ा सा प्रोविजन कवरेज रेशियो इम्प्रूव किया है। अदरवाइज अगर देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट अराउंड 1400 करोड़ से बढ़ा है। पुरानी है। तो अभी मेन देखने का ये है कि स्लिपेज कितना आता है, मतलब स्लिपेज अगर 2-3 हज़ार तक एक्सपेक्टेड है, तो अगर वहाँ से और ऊपर आता है और आगे जाके वो क्या बोलते हैं स्लिपेज के लिए, तो वो देख के ही मूवमेंट लगेगा। क्योंकि एक बार जब पहले बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आए थे तो एक उम्मीद करी थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे बाकी, बट अभी पीएनबी को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद नॉट ओवर और थोड़ा और अभी जो पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट खराब आए हैं, आपने भी जो बेसिस अब तक हमने आपके सामने रखे पॉइंट्स, उसके हिसाब से आपको भी लग रहा है कि रिजल्ट बिल्कुल खराब है और इस वजह से इसका नुकसान भी मिल रहा है। ये अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर जा सकता है इसका इफेक्ट, या सिर्फ पीएनबी स्पेसिफिक ही होगा? नहीं, ये आपका सेक्टर जा सकते हैं, क्योंकि अगर जब हमने बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया था तो इसके रिजल्ट की वजह से हमें देखा था कि बाकी बैंक की काफ़ी रौनक होती थी, इनके रिजल्ट अच्छे भी नहीं थे तो भी अच्छे जाएंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आएगा इस पर, लेकिन कुछ बैंकों ने अच्छा रिजल्ट लिया और उन पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ओवरऑल थोड़ा सा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो बड़े सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जो दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके क्रॉस एनपीए और नेट एनपीएस पे घटने के बजाय फिर से बढ़े हैं, और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी जो श्रिंक हुई है, ये इंडिकेट करता है कि देश के अगर दो बड़े बैंक इस तरह के रिजल्ट अगर दिखाते हैं, इसमें पंजाब नेशनल बैंक एक, अभी एसबीआई के नतीजे आने बाकी होंगे, अगर इस तरह के रिजल्ट रहते हैं तो फिर क्रेडिट क्वालिटी पे भी खड़ा होगा सवाल, और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर भी होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक पे आप अब आसिफ से भी समझ लेते हैं जो रिजल्ट्स अभी आए हैं, ओवरऑल उनका एनालिसिस क्या कहता है। शुक्रिया शेखर आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ओवरऑल इंडेक्स पे क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हर्षित कुछ कहता है आप देख सकेंगे।